सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कुबड़ा दाऊद फ़ारसी अदब का एक किरदार, एक करैक्टर है और कहानी में इस दर्द की शिद्दत का नक्शा खींचा गया है जिसको समझने के बाद कुबड़ा दाऊद के लिए हमदर्दी और कह लें कि तर्स के जज्बात जन्म लेने लगते हैं। कुबड़ा दाऊद एक कहानी का किरदार जिसे लोग साल से एक बाज़ार में ज़मीन पर रेंगते देखते और जब भी लोग उसे देखते आते जाते लोग उसे हंसी मजाक और तंज और तज़हीक का निशाना बनाते थे। कह लें कि अपने फालतू वक्त को इसी काम में ज़ाया करते करते रहते थे और वो कुबड़ा खामोशी से सर झुकाए लोगों की बातों को नज़रअंदाज किए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहता था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं, उसको ऐसे सस्ते मजाक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर वो जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर है और अपनी माजूरी के हाथों लोगों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता। जो भी था, लेकिन वो बहुत बाहिम्मत और मजबूत असाब का मालिक था जो इतने हुजूम में अपनी ज़ात को निशाना बनते देखकर भी अपने कदमों पर चल रहा था ना बाहिम्मत, क्योंकि उसको हर सूरत अपनी मंजिल पर पहुंचना था। उसको लोगों की बातें नहीं सुनाई दे रही थी, उसको तंज नहीं सुनाई दे रहे थे, मजाक कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी जहाँ उसकी रोजी रोटी का सामान होता था। जब वो ज़मीन पर रेंगते रेंगते बाजार का आखिरी मोड़ काट कर नज़रों से ओझल हो जाता तो आवाज़ें दम तोड़ देती। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे सबके हाथ कोई शायद नया मशगला आ गया हो। वो लोगों के लिए खेल तमाशा था और सच ये कि लोगों के लिए किसी की दिलजारी करना एक मामूल की बात है, लेकिन अगर यही लोग खुद को आईने में उस कुबड़ा की जगह खड़ा होकर देखें तो अपने ऊपर इस तरह के जुमले कस के देखें तो फिर शायद इन्हें अंदाज़ा हो कि वो दूसरों को किस अजियत का शिकार कर या इनके जुमलों से कोई कितनी अजियत से गुजरता है। लेकिन इतना कौन सोचता है? अगर कोई इतना सोचे, एक दूसरे का इतना ख्याल रखा जाए तो ये दुनिया जन्नत ना बन जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा मुआशरा शायद ज़हनी तौर पर मफलूज हो गया है, जिसकी परवरिश में मनफी रवैयों का ज़्यादा हाथ कह लें। आप खुद ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें, बेहिसी है, मुफाद परस्ती है, तंग नजरी है और बिला वजह के तंज के थी, बिला वजह कोई इस पे बात कर रहा है, कोई इसको तनकीद का निशाना बना रहा है। मतलब अपने आप को सुकून देने के लिए, अपने आप को तस्कीन देने के लिए किसी की दिलआज़ारी करना। अब ये भी सोचे ना कि सोच है कि किसी को तकलीफ दे के किसी को सुकून मिल रहा है, ये कैसी सोच है? किसी को अजियत देख के कोई तस्कीन महसूस कर रहा है, ये कैसी सोच है? और बिला वजह तनकीद की जा रही है, जिसने कह रहे हैं कि नफरतों का ना एक बाकायदा बाजार गर्म करके रखती है, हर तरफ नफरत ही नफरत। अच्छी से अच्छी बात में कीड़े निकालना, सवाब समझ के निकाले जाते हैं कि तो सवाब है। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि अगर कोई किसी की तारीफ़ करे एक महफिल में बैठ के तो बाकायदा लोग उसको रोकते हैं और कहते हैं कि अरे अरे किसकी तारीफ़ कर रहे हो? मैं बताता हूँ उसके बारे में 4-5 बातें, ऐसे अफवाहें बता दी, और ताकि मैं तो तारीफ़ नहीं करता और आइंदा ये बंदा भी कोशिश ना करे तारीफ़ करने की, और इस बात को सवाब समझा जाता है। सवाब समझकर किसी की गिबत की जाती है, सवाब समझकर किसी पर बोहतान लगाया जाता है, सवाब समझकर किसी का इमेज ख़राब किया जाता है, तंज किया जाता है, तकलीफ़ दी जाती है, अजियत दी जाती है, अफवाहें फैलाई जाती हैं। मतलब बतौर मुआशरा शायद हम वाकई ज़हनी मफलूज होकर रह गए हैं। अगर किसी ने अपनी हिम्मत से पढ़कर मेहनत कर ली या दिल लगाकर काम कर लिया तो उसे सराहने के बजाय इस्लाह के नाम पर उसके बेहतरीन काम में से कीड़े निकालते और कहते हैं मैं तो तुम्हारी इस्लाह कर रहा हूँ, ताकि आइंदा वो इंसान ऐसी गलती ना करे और इस्लाह करने वाले का एहसानमंद भी रहे, आइंदा मेहनत ना करे, उससे आगे ना चला जाए, तरक्की ना कर ले और उस इस्लाह करने वाले का एहसानमंद भी रहे, जो दर हकीकत इस्लाह तो नहीं कर रहा। क्या कर रहा है आप भी समझते हैं। इस्लाह करने वाले का एहसानमंद इस तरह रहे कि इसने तो हमारी गलती की निशानदेही कर दी है तो बहुत भला बंद है, और गलती की निशानदेही करते करते इंसान ये बात भी भूल जाता है कि वो किसी का दिल तोड़ रहा है, उसकी दिलआज़ारी का सबब बन रहा है। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। हम में से कोई भी ये बात सोचने की कोशिश नहीं करता और हम सब ये गलती करते हैं। हम सब करते हैं गलती। क्यों करते हैं? कभी सोचिएगा। क्योंकि हमें हर बात में शायद जो नक्स तलाश करने की एक आदत हो गई है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, वो जानबूझ के नहीं करते, वो अपनी आदत से मजबूर होकर करते हैं और इसी पे काम करने आपको अपनी बुरी आदत ख़त्म करनी है।
लेकिन कब करेंगे? जब ये मानेंगे कि हाँ मुझ में भी बुरी आदत पाई जाती हैं। जब कोई मानेगा ही नहीं, अपने आप को परफेक्ट समझेंगे, तो फिर इलाज कैसे करेंगे? ये ज़हनी बीमारी है, बाकायदा ज़हनी बीमारी है। दूसरे को नीचा दिखा के ख़ुद को ऊंचा महसूस करना, दूसरे को तंज करके खुद तस्कीन महसूस करना, किसी को तकलीफ़ दे के खुशी महसूस करना, ये ज़हनी बीमारी है। और ज़हनी बीमार लोग ऐसे ही होते हैं जो ना किसी की मजबूरी का एहसास करते हैं, ना किसी की सिचुएशन को देखते हैं, ना समझते हैं कि कोई किस चीज़ से गुजर रहा है, और ना ही किसी के एहसासात की कदर करते हैं, ना ही मेहनत से किए गए किसी काम को सराहते हैं। और ऐसे लोग खुद को बहुत परफेक्ट समझते हैं, अक्ल कुल समझते हैं। और हमारी सियासत का भी अलमिया ये है कि यहाँ भी कुछ ऐसे किरदार हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपने कहे को हरफ़े आखिर समझते हैं। उनको दूसरे की राय हमेशा गलत लगती है, चाहे वो माशरे की भलाई के लिए क्यों ना हो। हमारी सियासत में कहने के खुद गर्जी बेहिस्सी की अलामत इतनी पाई जाती है कि कूट कूट के भरी हुई खुद गर्जी बेहिस्सी इस्लाह की रोशनी को गैर ज़रूरी तनकीद के अंधेरों में धकेलने की कोशिश की जाती है। और यूँ हमारे जो रहबर हैं, सो कॉल्ड रहबर, एक दूसरे से उलझ जाते हैं। और इस झगड़े में कौन नज़रअंदाज होता है? जिसके लिए ये वोट लेके वहाँ पे जाते हैं, कौन? अवाम इनको यहाँ भेजती है मुंतखब करके। और सबसे ज़्यादा जाके अगर ये किसी को नज़रअंदाज करते हैं तो उसी अवाम को, उसी वोटर को, जिसकी वजह से ये यहाँ पहुँचते हैं। ये तो उसके सगे नहीं जो इनको यहाँ तक पहुँचाता है। अवाम को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। मौजूदा निज़ाम की खराबियों को दूर करने के लिए हुकूमत इक़दाम करना चाहती है, लेकिन अब देखें कि अपोजिशन यहाँ भी हुकूमत के हाथ बांधना चाहती है। और दुख यही है कि खुद अच्छा काम करना नहीं है, और जो करें उसे भी नहीं करने देना। ना हम खेलेंगे ना किसी को खेलने देंगे, वो वाली सिचुएशन। अब आप देखें, जहाँ जहाँ हुकूमत ने इस्लाहत की बात की, वहाँ वहाँ अपोजिशन ने बाकायदा खलल डालने की पूरी कोशिश की। मैं इसकी ज़रा चंद मिसालें आपको देना चाहूँगी, सुनिएगा ज़रा। 18वीं तरमीम का मामला उठाया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा 18वीं आईनी तरमीम पर नज़रसानी की ज़रूरत पर जोर देते रहे, और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात ने ऐसे किसी इकदाम को मुल्क में नए सियासी और आईनी बहरान का पेशगामा करार देती रही। और माहिरीन के ख्याल में कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में मुल्क के कुछ हलकों में विफाक के सूबों पर कंट्रोल ना होने के एहसास को जन्म दिया गया। जबकि एक ख्याल ये था कि जो 18वीं तरमीम के बाइस विफाकी हुकूमत की जो आमदन है उसमें कमी से मुश्किलात पैदा हुई हैं, जिसका बराह रास्त जो असर है वो आवाम की फलाह पर पड़ा। इसीलिए हुकूमती हलकों की जानिब से इस अहम आइनी तरमीम पर कह लें कि नजर सानी करने के इशारे दिए गए। असद उमर साहब ने 18वीं तरमीम के हवाले से एक टीवी प्रोग्राम में कहा था, एक टीवी शो में, कि जी 18वीं तरमीम में कुछ खामियां देखने में आती हैं। और वफाकी वज़ीर ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, उन्होंने क्या कहा था कि 18वीं तरमीम पर जो तमाम सियासी जमातें हैं उनमें इत्तेफाक राय पाया जाता है, लेकिन बाद शोबों में इस तरमीम की वजह से मसाइल पैदा हुए और जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी, वो ख़राब हुई है। अब इन मसाइल पर बात करना कहने के वक्त की ज़रूरत है। अब हुकूमत ने ये तो नहीं कहा था ना, ये नहीं कहा था कि सारी 18वीं तरमीम तब्दील कर दी जाए। हुकूमत के बकौल जो इस तरमीम के कमज़ोर नुक्ते थे, सिर्फ उनमें तरमीम होनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन मैं ना मानूं का राग अलापने लगी। तमाम अपोजिशन जमातों ने सूबाई खुद मुख्तारी, सूबों और विफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम पर बेजा तशवीश का, आप समझ लें कि शोर मचाना शुरू कर दिया। इतना शोर मचाया पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम को पाकिस्तानी वफाक की कुव्वत का जामिन करार दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी हुकूमती तजवीज़ की मुखालफत की और कहा कि जी इस सिलसिले में किसी किस्म की तब्दीली बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 18वीं तरमीम में तब्दीली की हुकूमती तजवीज़ को मज़ह का ख़ैज़ करार दे दिया। ये था एक मामला। फिर इसी तरह दूसरा मामला था FATF बिल को मंजूर कराना, लेकिन अपोजिशन ने उस मामले पर भी भरपूर अंदाज में मुज़ाहमत की और इसकी मंजूरी में बाकायदा रोड़े अटकाने की कोशिश की। कि क्या था ये, बताएं क्या था ये? क्या वो आप क्या कहते हैं, हर वक्त क्या कहते हैं आके टीवी पे, ये जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं, हम जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं, हम जमहूरी हैं। ये जमहूरी हैं आप लोग, ये आपके जमहूरी रवैये हैं और ये जमहूरियत की खिदमत थी जो आप लोग कर रहे थे? मुल्क की मुफाद था ये, या मुल्क के मुफाद का दिफा था, या फिर सीधी सीधी मुल्क दुश्मनी थी जो आप लोग कर रहे थे? आप लोग को अंदाजा है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? अब आप अंदाजा करें कि अगर FATF बिल मंजूर नहीं होता तो क्या होता? पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से सीधा ब्लैक लिस्ट में धकेला जा सकता था। और ये इनको शायद खिदमत लग रही थी जमहूरियत की, मुल्क की, दिफा लग रहा था इनको ये मुल्क का। पता नहीं कौन लोग हैं ये, लेकिन ऑपोजिशन ये कह लें कि जानते बूझते, सारी सिचुएशन जानते बूझते अपने मनफी रवैये से बाज नहीं है। क्यों नहीं आई ये बेहतर बता सकते हैं। और तीसरा मामला जिसका ऑपोजिशन सबसे ज़्यादा शोर मचाती है वो क्या है जी? धांधली।
ऑपोजिशन धांधली का बड़ा शोर मचाती है, लेकिन ये समझ लें कि वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये वो मामला है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, बताती हूँ कैसे। ऐसे कि जब जब हुकूमत धांधली का रास्ता रोकने की बात करती है, जब जब इंतखाबी इस्लाहात का जिक्र होता है, तो दौड़ें लग जाती हैं। दौड़ें लग जाती हैं ना इनकी। सेनेट इलेक्शन से पहले भी ऑपोजिशन मैदान छोड़कर भाग गई, आपको याद होगा। और हुकूमत ने सेनेट में पैसे के जोर पर उम्मीदवारों की मंडी लगाने के कारोबार को बंद कराने के लिए ऑपोजिशन का जब साथ मांगा था, क्या हुआ था? सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाना चाहे थे, लेकिन साफ शफाफ इंतखाबात की राह में पहाड़ बनकर खड़ा कौन हुआ था? यही जो शोर मचाते हैं, धांधली 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 का शोर मचाने वाले बट भी खुद ही बन जाते हैं। क्या चाहते हैं ये मामला क्या था? इस पर मैं बात करती हूँ। एहसन इकबाल साहब का क्लिप चलाइएगा सर। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि जब एक मसला इनको मसला लग रहा होता है, लोग बड़ा हाईलाइट करते हैं और ये चाहते हैं कि मसला हल हो जाए, तो फिर जब हल निकाला जाता है तो उस हल के सामने रुकावट बन के लोग खुद ही खड़े हो जाते हैं। बाकी ये क्यों करते हैं ऐसे? नाज़रीन, आप बहुत समझदार हैं, मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगला क्लिप होगा इमरान खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, ज़रा वो चलाइएगा। अच्छा, मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, वही है ना जिन्होंने, आप कह रहे हैं कि सांसों से उखड़ती मईशत को ऑक्सीजन देने वाला किरदार अदा किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जिस समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से मुल्क में भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र है, वो रवां माली साल के पहले 10 महीनों में तमाम साबिका रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 24.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई। और इस साल अप्रैल में भी तरसीलात तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँचते हुए 2.8 अरब डॉलर रहे। इस माली साल के 10 महीनों में हासिल होने वाली जो तरसीलात हैं वो गुज़िश्ता पूरे माली साल की निस्बत 1 अरब डॉलर ज़ायद रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस मेहरबानी की वजह से कह लें कि मुल्क को जो करंट अकाउंट सरप्लस रखने में मदद भी मिली, और ये वज़ीर आज़म पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एतमाद का हम सबूत भी कह सकते हैं, जिस पे खान साहब ने समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन वो शुक्रिया के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अवामी नुमाइंदे मुंतखब करने का हक भी देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भी ऑपोजिशन यहाँ भी हुकूमत के सामने डट के खड़ी हो गई। फवाद चौधरी साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने की मुखालफत करने पर ऑपोजिशन को अपने मखसूस अंदाज में आड़े हाथों ले रहे हैं। ज़रा चलाइएगा चौधरी साहब का क्लिप। अच्छा, समंदर पार पाकिस्तानी जो खून पसीने की कमाई अपने मुल्क में भेजते हैं, उनमें बेशतर लोग मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, जिनकी बदौलत कह लें कि ज़र मुबादला की जो तिजोरी है वो बाकायदा भरती है। अगर हुकूमत इनको वोट का हक देना चाहती है तो मुझे समझ नहीं आ रही इसमें गलत क्या है। ऑपोजिशन कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत एक तरफा तौर पे इंतखाबी इस्लाहात में तरमीम करना चाहती है, और हकीकत क्या है कि हुकूमती वज़रा कई बार ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने की दावत दे चुके हैं, लेकिन ऑपोजिशन है कि हाथ ही नहीं पकड़ाती। सही काम में तो हाथ पकड़ाएंगे ही नहीं। और आज ही वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी अगर ऑपोजिशन को लगता है कि इंतखाबी इस्लाहात को लेकर हमारी जो तजावीज़ हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो अगर वो इससे बेहतर तजावीज़ ला सकती है तो हम उस पर बात करने को तैयार हैं। बड़ी अच्छी बड़ी उम्दा बात की इन्होंने कि अगर आपके पास बेहतर तजावीज़ हो तो आप ले आए ना। यानी हुकूमत तो खुद को कह लें कि अकले कुल नहीं समझती, आपको पूरा मौका दे रही है कि आप अपनी तजावीज़ ला के डिस्कस कर लें, वो बेहतर होगी तो उस पर अमल कर लेंगे। और ऑपोजिशन के लिए ये भी कह सकते हैं कि हुकूमत बड़े दिल का मुजाहरा करने को तैयार है। अब मैं पूछती हूँ कि फिर ऑपोजिशन को क्या मसला है, क्यों तजावीज़ नहीं देती है? और अगर तजावीज़ नहीं है तो फिर रुकावट क्यों बनते हैं किसी और की तजावीज़ में? ऑपोजिशन को आखिर कह लें कि डर किस बात का कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाता है तो क्या होगा? क्यों खौफजदा है? क्या डर है आपको? शायद ऐसा है कि ऑपोजिशन को डर ये है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ पहले से भी ज़्यादा अक्सरियत के साथ इंतखाबात में कामयाब हो सकती है। और तरसीलात ज़र में इजाफा यकीनी तौर पर इस बात का सबूत भी है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो हुकूमत के हामी हैं। और हुकूमत के इस नुक्ते में भी वज़न है कि अगर नून लीग समझती है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनका वोट देना दुरुस्त नहीं है, तो क्या 3 वक्त का जो वज़ीर आज़म रह चुका है, जो लंदन में बैठा है, उसको फिर पाकिस्तानी सियासत में खल देने का हक हासिल है? और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर नून लीग खुसूसी तौर पर एतराज़ उठाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हालांकि जो धांधली का शोर है वो ख़त्म हो सकता है, जो नून लीग माजी में भी मचाती रही थी। मरीम नवाज़ का क्लिप चलाइएगा ज़रा। अच्छा, हुकूमत कहती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है ना उसको अच्छे तरीके से देखा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद इस निज़ाम को नाफिज करने या ना करने का फ़ैसला किया जाएगा अच्छी तरह से परखने के बाद। लेकिन लीगी रहनुमा क्या कहते हैं
कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए से तहरीक इंसाफ एक बार फिर से इलेक्शन को चोरी करना चाहती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, उसमें चिप के ज़रिए इंतखाबी डाटा में हेरा फेरी की जा सकती है। अब इसे नून लीग की बदगुमानी कहूँ मैं, या फिर वो बात में जो कीड़े निकालने की आदत होती है ना, टिपिकल सी आदत होती है कुछ लोगों की। अब जो भी है, ऑपोजिशन को साफ शफाफ जो इलेक्शन है ना, उनकी राह हमवार करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के लिए हुकूमत का साथ देना होगा। अब हर चीज़ में मेरे ख्याल से कीड़े खामियां निकालने का जो खेल तमाशा है ना, ये इन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने दो टोक अंदाज में भारत को चैलेंज कर दिया। कहा है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में जो गैर कानूनी इकदाम उठाया उसके बारे में दुनिया भर में कश्मीरियों की उमंगों की राय शुमारी कराए, जो कि वो नहीं कराएगा, क्योंकि उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। अच्छा, कुरैशी साहब ने मजीद कहा कि अगर दुनिया भर के कश्मीरी इस रेफरेंडम में एक तरफा इक़दामात को मुस्तरद करते हैं तो भारत को अपने फैसलों पर नजरसानी भी करनी होगी। अब आपको पता है नाज़रीन, भारतीय फौज की मकबूजा आबादी में जो रियासती दहशतगर्दी है और बर्बरियत है, उसकी इंतहा हो चुकी है। इस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के मज़ीद गैर कानूनी इक़दामात से आलमी बिरादरी को खबरदार किया कि भारत गैर कानूनी तौर पर अपने ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मज़ीद गैर कानूनी इक़दामात उठाने से बाज रहे। पाकिस्तान ऐसे गैर कानूनी इक़दामात की भारतीय कोशिशों की शदीद मुखालिफत करता रहेगा। और इसके अलावा कुरैशी साहब ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जी अफगान दाखिली स्टेक होल्डर अमन कोशिशों के लिए एक सफ़े पर नहीं है, जो तशवीशनाक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी हमेशा की तरह एक बार फिर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ अमरीका को पाकिस्तानी अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। इस पूरे सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मौजूद मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कसूरी साहब, ये तमाम जो कश्मीरी हैं, वो लोग जो माजी में हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ बाकायदा इक़्तिदार में शरीक रहे, अब वो भी भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ यक आवाज़ हो गए हैं, यानी वो लोग नहीं रहना चाहते, वो लोग जान छुड़ाना चाहते हैं रियासती दहशतगर्दी से। लेकिन ये बात भारत को क्यों समझ नहीं आ रही? देखिए, बात यह है कि आपने कहा वो लोग, मैं जिस दिन इन्होंने ये काम किया था 2019 में अगस्त में जी। इन्होंने कमाल ये कर दिया था कि सारे पब्लिक ओपिनियन को कश्मीर में यूनाइट कर दिया। पहले डिवाइडेड थे, काफ़ी लोग पाकिस्तान में आना चाहते थे, कुछ आज़ादी चाहते थे, और कुछ लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए, क्योंकि उनको रास्ता निकलने ही को आ रहा था, तो अपने म्यूनिसिपल राइट्स के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। तो कवर था इंडिया के पास, चाहे वो म्यूनिसिपल राइट्स के लिए इलेक्शन ले रहे हों, इंडिया के आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए नहीं, वो चाहते थे उनके लोकल काम हो जाए तो इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। लेकिन एक जो पर्दा पड़ा था वो भी ख़त्म हो गया जिस दिन इन्होंने वो उसका स्टेटहुड और उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है। 100% लोग इकट्ठे हो गए जो इंडिया में इलेक्शंस लेते रहे भारत के आइन के तहत, और जो हुर्रियत वाले और दीगर। तो ये कश्मीर में एक वॉल बन गई। फिर भारत ने हीले बहाने बनाए, दुनिया में जब उन पे एतराज़ हुआ उनका, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट होगी। खाक और मिट्टी डेवलपमेंट ऐसे इलाके में कौन पागल आके इन्वेस्ट करेगा, जब उनको पता हो कि मौका किसी को मिला तो यहाँ इन्वेस्टमेंट तो वहाँ होती है ना जहाँ अमन हो। वहाँ अमन की तो कोई चीज़ ही नहीं है। फ़ौज कितनी देर वहाँ होटल बचाएगी या कोई इन्वेस्टमेंट। तो ये सब झूठ था जो आया हो गया। इसलिए अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंपेल हो गए हैं कि एक सेक्शन से दोबारा बातचीत करें, क्योंकि पसे पर्दा मैं सर्टन हूँ कि बाइडन इंतज़ामिया ने इनको बताया होगा, भाई हम एक हद तक तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, उससे आगे हम नहीं जाएंगे, हमारा तो मुंह तुम भी काला करा दोगे। मतलब हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा ह्यूमन राइट्स एक, बल्कि कश्मीर इंडिया ये जो अमेरिका बात करता है सिंकियांग की और वीगर मुस्लिम्स की, तो उन्होंने कहा जी आपको कश्मीरी मुसलमान याद नहीं आ रहा है,
तो इसलिए ये उन्होंने एक हाफ वे हाउस के तौर पे इनको कहा होगा कि भाई आप बातचीत तो शुरू करें। लेकिन मैं सर्टन हूँ, मैंने इन सब लोगों से खुद डील किया है जो गुप्कार में के नीचे वो बातचीत कर रहे हैं। मैं जाता था, इनको मिलता था, हुर्रियत को तो मिला ही करता था। तो मेरी ज़ाती राय यह है कि इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, वो जो इन्होंने कदम किया उसको कोई कश्मीरी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई कश्मीरी सपोर्ट नहीं करेगा, बड़ी क्लियर बात है। अच्छा खुसरो साहब आगे चलते हैं। ये भारत मकबूजा कश्मीर में जो आबादी का तनासुब है वो तब्दील करके, सबको पता है कि कश्मीरियों की जो एक शनाख्त है या जो उनकी जुदागाना हैसियत है उससे महरूम करना चाहता है, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये करना चाहता है। डोमिसाइल कवानीन में तब्दीली से जो कश्मीरी अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदलने की जो भारत की कोशिश है, या साजिश कह लें, सोचे समझा मनसूबा कह लें, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं और जो चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूँगी कसूरी साहब कि दुनिया अंधी है, गूंगी है, तमाशाई बनी हुई है, बहरी है, ना उनको दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना वो कुछ बोल रहे हैं। मतलब मगरबी दुनिया में कश्मीरियों को बाकायदा निगलेक्ट किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, किसी को जुल्म नजर नहीं आ रहा है। क्यों? देखिए, मैं एक बात आपको कह दूँ, वो उसका जवाब मैं दूंगा जी जी, लेकिन एक मैं वाज़ेह कर दूँ बात कि जो कश्मीरियों में इन्होंने जज्बा पैदा कर दिया है, अगर इन्होंने आपने पॉपुलेशन कम्प्लेक्शन का जिक्र किया, मेरा ख्याल है ये तो उस डेफिनेशन में जेनोसाइड में आ जाएगा। सही। अगर आप किसी इलाके का कैरेक्टर बदल दें, अगर नंबर 2 इतने साल से वहाँ गड़बड़ है, क्या आपका ख्याल है कि भारत ये कर सकेगा? बाकी चीज़ छोड़े, मैं कई चीज़ें बात नहीं करना चाहता। ये अगर करेगा तो भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल उसके नताइज होंगे, कश्मीरी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो बदमनी होगी वो मौका देंगे दाइश को। दाइश ऑलरेडी साउथ इंडिया में पहुंच गई है क्योंकि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। दाइश को मौका देंगे कि वो आके वो जो कर सकते हैं, आपको पता ही है जब दाइश को मौका मिले वो क्या करते हैं। उनकी फील्ड फिर कश्मीर नहीं होगी, वो तो बहुत कुछ बाकी हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। तो दाइश वालों को दावत देने के मुतरादिफ होगा अगर ऐसा जुल्म करें कि मुसलमानों की अक़लियत को अक्सरियत को अक़लियत में बदलें, तो ये हिंदुस्तान की खाम ख्याली है। आपने फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का जिक्र किया। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आजकल जिस चिड़िया का नाम इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अपने मफादात को देखती है। और उसमें यह है कि यूनाइटेड नेशंस जब मोरज़ वजूद में आ रही थी तो ख्याल ये था कि लीग ऑफ नेशंस का जो फेलियर है जी, और जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन ख़त्म हुई और जंग शुरू हो गई दूसरी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुई, तो उन्होंने ये सोचा कि इससे कुछ सबक हासिल किया जाएगा। तो ख्याल ये था कि वो सबक ये होगा कि जो कमिटी ऑफ नेशंस हैं, यानी कि मेंबर स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस की, उनको ज़्यादा वक़्त दी जाएगी। हुआ ये कि जैसे ऐसे इदारों में होता है कि जो 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स वीटो पावर वाले थे, उन्होंने उनकी हैसियत ख़त्म करके जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की थी, जहाँ सारी दुनिया के बराबर के वोट हैं, जिसमें अभी भी अगर कश्मीर में अमेरिका ज़ोर लगा रहे तो अक्सरियत पड़ जाएगी। जिस तरह फ़लस्तीन में यूएन जनरल असेंबली में अक्सरियत फ़लस्तीन के हक़ में आती है, लेकिन पावर ट्रांसफ़र हो गई है वहाँ से टू वीटो वील्डिंग मेंबर्स। वीटो का मतलब ही है कि जो यूएन का सिस्टम है वो पैरालाइज हो गया है। जब तक 5 मेंबर्स किसी चीज़ पे ना अग्री करें, यूनाइटेड नेशंस हरकत में नहीं आती। लेकिन मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और क्लियर हूँ, अगर हिंदुस्तान ने वो हरकत की जिसका आपने इशारा किया है, जिसका हम सबको ख़तरा है कि जब वो आर्टिकल 35 की बात करते हैं, हम सबको ख़तरा है, अगर वो हुआ तो ये इतना आसान इंडिया के लिए नहीं होगा। और इसके कई फैक्टर्स हैं। हिंदुस्तान को वो अच्छी तरह से पहले आगाही होनी चाहिए, माजी का तजुर्बा वो जानता है, इस पे कश्मीरी चुप नहीं रहेंगे और दुनिया कश्मीरियों का साथ देगी। ठीक है, दुनिया कश्मीरियों का साथ देगी। चलें आगे चलते हैं कसूरी साहब। ये जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम है,
ये मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, मैंने लास्ट भी बोला कि जी कौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आलमी कानून की बाकायदा खिलाफ वर्जी है। अब पाकिस्तान कसूरी साहब अपना किरदार निभा रहा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है कि हर आलमी फोरम पर कश्मीर की आवाज़ बन रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह पर बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, और पाकिस्तान के अलावा दुख ही होता है कि जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वो बात नहीं करते हैं। चले कश्मीर का मसला पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रिलेटेड है कि कश्मीर हमारी शहर है, हम कश्मीर के लिए ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे, बाकियों की निस्बत समझ आती है। फ़लस्तीन है, वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है, क्या कश्मीर फ़लस्तीन इनके मसाइल पर जो तमाम इस्लामी ममालिक उनको यकजा होकर प्रेशर नहीं डालना चाहिए? अगर नहीं डालते तो क्या वजह है, क्या रुकावट है? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं उम्मा का जी, तो उम्मा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। ठीक, एक जो शहरी लाहौर में है, काहिरा में है, रबात में है या जद्दे में है, जो सड़क पे फिर रहा है, जी, बैठा हुआ है, उसकी राय एक ही है, कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो। अब आते हैं हुकूमतों की तरफ। हुकूमतें जो हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो रूलिंग एलीट को रिप्रेजेंट करती हैं और वो स्टेट इंटरेस्ट के नाम पे उसको जस्टिफाई करती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आप देखेंगे, अब बदकिस्मती से आपको हमें ये तकलीफ़ होती है कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। आप देखिए कि जो कश्मीर पे भी जो आपने कहा, कुछ मुल्क बोले हैं, मसलन मलेशिया बोला है, तुर्की बोला है, और मेरा ख़्याल है और भी कुछ मुल्क बोले हैं, लेकिन ये बड़े मुल्क हैं, ख़ास तौर पे तुर्की, मलेशिया, ईरान बोला है, जो हालांकि ईरान एक लिहाज से भारत उसको कोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो शाह बहार में वो अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे। तो जो हमारे लिए कलीदी मुल्क हैं, ठीक है, सऊदी अरब और यूएई नहीं बोले उस लिहाज से जैसे हमें तवक्को थी, लेकिन इस खित्ते में ईरान बहुत अहम मुल्क है, पाकिस्तान अहम मुल्क है, और तुर्की जो है वो एक किस्म का नियर नेबर है। एक ज़माने में आरसीडी में तुम्हारा नेबर था। तो इसलिए ये कहना कि जी वो बोलते नहीं, आप बात कर रही हैं OIC की, ये मैं मानता हूँ कि जो इस किस्म के इदारे हैं वो मुसलमानों की आवाम या उम्मा की नुमाइंदगी नहीं करते, वो हुकूमतों की नुमाइंदगी करते हैं। इसके लिए बहरहाल हमें लॉबिंग जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन एक बात बता दूं, वो करें या ना करें, अमेरिका करे या ना करे, जितना अमेरिका का मीडिया है, चाहे वो लिबरल हो, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, या वो राइट का हो जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसी तरह बरतानिया के सारे अखबारात, यूरोप के अखबारात, जो थिंक टैंक्स हैं, यानी जो हुकूमतों से आज़ाद हैं, वो भी सख्त लानत मलामत भारत की कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो भारत एक लूजिंग गेम खेल रहा है। अभी ठीक है कि उसको एक सबक सीखना चाहिए। आपके सामने स्कॉटलैंड का मसला है। अब बरतानिया ने ये नहीं कहा कि अगर स्कॉटलैंड करेगा तो हम उस पर फ़ौजें चढ़ा देंगे। अभी स्पेन में बात हो रही है, कैटलोनिया की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन ने आज उन सारे लोगों को छोड़ दिया है जिनको पहले अरेस्ट किया गया था ट्रीजन में। क्यों? उनको एक बात समझ आ रही है कि जो आने वाला ज़माना है जिसमें सोशल मीडिया भी है, नौजवान नस्ल मुख्तलिफ तौर से सोचते हैं, लोग किसी बड़े खित्ते को उसकी कौम की सोच के ख़िलाफ़ आप ग़ुलाम नहीं बना सकते। अगर बरतानिया नहीं कर सकता, अगर स्पेन नहीं कर सकता, तो हिंदुस्तान कितनी देर कर लेगा। ये मानता हूँ कि आपके मेरे नर्व्स पे वो प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि कश्मीरियों के लिए हमारा खून खौलता है, उन पे बहुत जुल्म किया जा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग ये कहते हैं वो जी कश्मीर का कुछ नहीं होगा, फ़लस्तीन का कुछ नहीं होगा, मैं उन लोगों में नहीं हूँ। जब मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट पे तौर पे देखता हूँ, आपकी मेरी ज़िंदगी में ये वाकई बड़े लंबे पीरियड्स हैं। हिस्ट्री में ये इतना बड़ा पीरियड नहीं है, और इसलिए मैं नहीं समझता कि फ़लस्तीन का मसला या कश्मीर का मसला वैसा ही रहेगा जैसे आज आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा कसूरी साहब, अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर उसको देखा जाए तो इस वक्त अफ़गान दाखिली स्टेक होल्डर्स अमन कोशिशों के लिए एक पेज पर, एक सफ़े पर नहीं है, जो कि तशवीशनाक भी है। अगर इत्तेफाक नहीं होता, आपसी मसाइल हल नहीं होते, तो फिर क्या खाना जंगी नहीं शुरू हो जाएगी? देखिए, हमें कुछ सबक सीखना है पहले, तो बाद में हम देखेंगे वहाँ क्या होगा। पहले तो अपना आप बचाव करें ना। ठीक है। हमने सबक यह सीखना है कि हिंदुस्तान जब भी अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हुई
उसका नतीजा पाकिस्तान के लिए बहुत ही मनफी निकला। एक तो रेफ्यूजीज आए, आप देख लें, उन्होंने हमारी सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब पे असर अंदाज हुए। ईरान ने बेहतर तरीके से हैंडल किया, शायद हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। खुदा ना करे दोबारा रेफ्यूजीज आए, उन्होंने उनको कैंप्स में रखा और बड़ा क्लियरली डिफाइंड एरियाज में रखा। एक तो ये है कि तो सबक क्या है, बिल्कुल इंटरफेयर पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर देखें, मेरी ज़ाती राय ये है कि तालिबान ने अगर कोशिश की कि काबुल पे वो हमला करके ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लें तो ये खाना जंगी होगी। ठीक है। अच्छा, अगर वो काबुल पे कब्ज़ा भी कर लेते हैं तो एक बात वाज़ेह है कि जो शुमाली इलाके हैं, जहाँ उज़्बेकाबाद हैं, जहाँ ताजिकाबाद हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसका मतलब ये हुआ, क्या अब तालिबान, मैं आपके साथ सोच रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तालिबान डिवीज़न ऑफ अफ़गानिस्तान पसंद करेंगे? तालिबान अफ़गान नेशनलिस्ट हैं, ये ठीक है, किसी को उनकी सोच पसंद हो या ना हो, मैं नहीं समझता वो डिवीज़न करेंगे। तो फिर क्या होगा? मेरा एक अंदाज़ा है कि ये तो ठीक है कि वो अशरफ गनी साहब की हुकूमत से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ना ताकत है ना रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक मोरे हैं। लेकिन जो उज़्बेक के नुमाइंदे हैं, जो ताजिक के नुमाइंदे हैं, या वॉरलॉर्ड्स जिनको आप और मैं पसंद करें ना करें, किसी ना किसी शक्ल में तालिबान उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, तालिबान ने कोशिश की है पिछले कई दहाइयों में, पहले उन पर चार्ज लगता था कि यह पश्तून मूवमेंट है, फिर उन्होंने कोशिश की है कि ताजिक और उज़्बेक में तालिबानों को शामिल किया है और उनकी लीडरशिप में एक अंदाजे के मुताबिक 25% नॉन पश्तून एलिमेंट है। तो अगर आप ये दोनों फैक्टर्स ले आएँ कि उनकी ये ख्वाहिश कि अफ़गानिस्तान वैसे ना हो जैसे पहले था, यानी डिवाइड था इफेक्टिवली, और जो यूनाइटेड वर्ल्ड कम्युनिटी इनको नहीं मानती थी, वो बुरहानुद्दीन रब्बानी को सदर मानती थी, जो कि नॉर्दर्न अलायंस को रिफ्लेक्ट करते थे। अगर तालिबान ने एक मलबे पे हुकूमत नहीं करनी, अफ़गानिस्तान पे करनी है, तो उनको बैनुल-अक़वामी बरादरी की ज़रूरत होगी, रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और मुसलमान ममालिक जिनमें ये इस्तिताअत है, सऊदी अरब, यूएई, वो तभी होगी अगर वहाँ अमन होगा। अगर खाना जंगी होगी तो वहाँ नहीं होगी। फिर मैं एक चीज़ पे सोचने पे मजबूर हूँ कि दो चीज़ें ऐसी मंजर आम पे आई हैं जिससे लगता है कि तालिबान ने कुछ सबक सीखा है। हालांकि मेरी अभी भी यही ख्वाहिश है कि वहाँ एक, जैसे आपकी भी है, बहुत से पाकिस्तानियों की है, हुकूमत की भी है, कि एक सेटलमेंट अमेरिका के जाने से पहले हो जाए। लेकिन दो इंडिकेशंस आपके सामने हैं। एक, वाशिंगटन पोस्ट में ये जलालुद्दीन हक्कानी साहब ने मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे माजी में गलतियाँ हुई और औरतों को हक़ है तालीम का और जॉब्स का, यानी कि वो उनको काम करने का हक़ है। फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद का एक इंटरव्यू लीक आउट हुआ है, उन्होंने इंटरव्यू लीक आउट तो नहीं हुआ, उन्होंने किससे बात की है जो लीक आउट हुई है, कि उनकी जब तालिबान से बात हुई तो तालिबान ने दोहा में उनसे एडमिट किया कि हमसे कुछ गलती हुई हैं जो हम सरजद नहीं होने देंगे दोबारा। तो अब इसका मेरा जो एक अंदाज़ा है जो अफ़गानिस्तान में होने जा रहा है, ये आपकी बात ठीक है कि मौजूदा हुकूमत जिसके सदर अशरफ गनी साहब हैं, हमारे लिए तो बेहतर है कि इनकी सेटलमेंट हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि बहुत से एरियाज़ में इनको वॉक ओवर मिल रहा है, बहुत से जो ऑफिशियल फ़ौज है उन वो चौकियाँ खाली करके जा रहे हैं, और जैसे अमेरिका वहाँ से निकलेगा ये प्रोसेस बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर ये हुआ तो अफ़गानिस्तान डिवाइड होगा। मैं समझता हूँ तालिबान अफ़गानिस्तान को डिवाइड नहीं करना चाहेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमेशा की तरह सदीक जान मेरे साथ मौजूद है अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, आज की बड़ी खबर? आज की बड़ी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि FIA टीम के पास पेश हुए, FIA लाहौर की टीम के सामने पेश हुए, वो FIA को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं
और उनसे जो सवालात किए गए उनके पास कोई जवाबात नहीं थे। सवाल गंदुम तो जवाब चना था। और आधे घंटे तक ये तफ्तीश होती रही और हैरानकुन तौर पर हमने देखा कि FIA लाहौर की टीम ने शहबाज शरीफ साहब को एक सवालनामा भेजा था जिसमें तमाम सवालात लिखे हुए थे कि आपने इन सवालात का जवाब देना है और आपने इनके हवाले से डॉक्यूमेंट, सबूत और शवाहिद अपने साथ लाने हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज वही काम किया जो इनके भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पनामा केस में किया था। नवाज शरीफ साहब से जब पूछा गया कि आपकी ये असास जायदादें कैसे बनी, तो उन्होंने कहा ये मेरे जो वालिद थे उनकी कतरियों के साथ सेटलमेंट थी, मेरे वालिद ने ये असास जायदादें बनाई और उसके बाद ये मुंतकिल हो गई मेरे बच्चों को यानी उनके पोतों पोतियों को। अब इसके दो ही लोग जवाब दे सकते हैं, या तो इसका जवाब दे सकते हैं मेरे वालिद जो कि इस वक्त कब्र में है, अब कब्र में तो कोई जा नहीं सकता, कौन जाए आलम अरबाब में उनसे पूछ के आए कि ये असास जायदादें कैसे बनाई थी, या पूछा जा सकता था हसन नवाज हुसैन नवाज से, वो पाकिस्तान से फरार हो गए। जब हसन नवाज हुसैन नवाज से पूछा गया उन्होंने कहा हम पे तो पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता। यही मामला नजर आ रहा है शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब से पहली बात तो यह है कि नवंबर में FIA की टीम ने, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस केस में FIA लाहौर की टीम ने, FIA लाहौर को हेड कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान साहब, उनकी टीम जो भी इसमें तफ्तीश कर रहा है, उन्होंने ऐसे सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए हैं कि इन तमाम चीज़ों ने FIA की टीम के काम ने शहबाज शरीफ फैमिली को चकरा कर रख दिया है। इनको समझ नहीं आ रही कि कहें तो कहें क्या, बोलें तो बोलें क्या, जवाब दें तो दें क्या, क्योंकि FIA के पास ब्लैक एंड वाइट में सबूत आ चुके हैं, शवाहिद आ चुके हैं। कैसे इन्होंने अपने नौकरों के नाम पर, अपने चपरासियों के नाम पर, जिनकी तनख्वाहें बहुत कम थी, उनके नाम पर अकाउंट्स खुलवाए, तो उसमें पैसे डलवाए। 25 अरब रुपए का चक्कर है, 25 अरब रुपए का मामला है। 2008 से 2018 तक जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, उसी दौरान ये सारा धंधा हुआ। अकाउंट्स खोले गए, उनमें पैसे डाले गए, बाहर भेजे गए, हवाला और हुंडी के जरिए भेजे गए, फिर रेमिटेंसेस के नाम पे वापस मंगवाए गए। और FIA के पास शवाहिद मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे सलमान शहबाज ने शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल की इन पैसों के लेन देन में। और ये भी FIA के पास शवाहिद हैं कि ये सारा ये ब्लैक मनी थी जो कि पैसा वसूल किया सलमान शहबाज ने, और बाद में इसके बेनिफिशियरी शहबाज शरीफ भी हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो सवाल पूछे गए थे शहबाज शरीफ साहब से, ये इसमें वाज़ेह तौर पे FIA ने कहा था। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रुकैया अमरीन साहिबा हैं, डिप्टी डायरेक्टर लॉ हैं, जिनकी जानिब से नोटिस जारी किया गया था। इसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि FIA के पास रमज़ान शुगर मिल्स और अरेबिया शुगर मिल्स के बिजनेस के हवाले से मामूली तनख्वाह वाले मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खोले जाने के शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें 25 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जमा कराई गई और FIR का जिक्र किया गया है। और शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया है कि आप दो टोक बताएं कि आपका इन पैसों से कोई ताल्लुक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आपने औरंगजेब भट्ट से 5 मिलियन रुपए का चेक कैसे वसूल किया, और वो चेक रमजान शुगर मिल के चपरासी मरहूम गुलजार अहमद खान के अकाउंट में कैसे जमा कराया गया। उसके बाद ये भी कहा गया है कि FIA के पास मुसद्दका इतलात मौजूद हैं कि आपकी तरफ से सलमान शहबाज शरीफ ने कैश में भारी रकम वसूल की है। उन्होंने ये रकम वज़ीर आला पंजाब का कैंप ऑफिस करार दिए गए मॉडल टाउन लाहौर के जो आपका घर है उसमें वसूल किए, और उन्होंने ये रकम आपकी सबस बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर के जरिए कारपोरेट ऑफिस जो मॉडल टाउन में एक और इनका ऑफिस है उसमें मुंतकिल की, और आपके काबिल एतमाद अफसरान के अकाउंट्स में ये रकम जमा कराई गई। और ये भी सवाल किया गया है कि आपका जो कैंप ऑफिस की जो आपकी रिहाइश गाह थी और ज़ाती गाड़ी, वो रकम की वसूली और मुंतकिली के इस्तेमाल हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है। FIA ने यह भी बताया कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि छोटे मुलाजमीन के अकाउंट्स के जरिए रकम मुंतकिल की गई, और आपने वो रकम जो है वसूल भी की। रकम हवाले हुंडी के जरिए पाकिस्तान से बाहर भिजवाई गई, और आखिरकार वो रकम आपके ख़ानदान तक पहुँची। क्या आप इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थे या नहीं थे। और चौथा सवाल उनसे ये पूछा गया था और ये कहा गया था कि मेहरबानी करके अपने बैरून मुल्क तमाम असासों, कंपनी, जायदादों, सरमायाकारी और अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करें। उनमें उन 4 अपार्टमेंट्स की तफसीलात शामिल ना की जाएँ जो पहले से FBR में ज़ाहिर किए गए हैं। दीगर कौन से असासे आपके या आपके ख़ानदान के अफराद के नाम पर हैं, और वो असासे जो आपकी बीवियों और बच्चों के नाम पर हैं या उनसे माली फ़ायदे आप ले रहे हैं, वो तमाम चीज़ें बताएं। और ये भी बताएं कि आपने बैरून मुल्क कोई ऑफशोर कंपनी या कोई गाड़ी ले रखी है या नहीं। ये तमाम चीज़ें FIA के पास मौजूद हैं, ब्लैक एंड वाइट में मौजूद हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से जवाब मांगा जा रहा है। नवंबर 2020 में जवाब मांगा गया, नहीं दिया। दिसंबर में मांगा गया, नहीं दिया। जनवरी में मांगा गया, नहीं दिया गया। और अब FIA लाहौर की टीम, डॉक्टर रिजवान साहब की जो टीम है, वो शहबाज शरीफ साहब से ये पूछ रही है कि आप बताएं कि ये सारा कुछ कहाँ से आया, ये 25 अरब रुपया कहाँ से आया, ये हवाला हुंडी के मामला, ये करप्शन के मामला, ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामला। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब नहीं है, और आप उन्होंने अपने वालिद और अपने बच्चों पर ये सारा मामला। ठीक है सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।